अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 9 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 8। मैं एकमात्र कारण नहीं हूँ। एल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उप प्रिंसिपल को बुलाया और उन्हें अपने द्वारा लिए गए कुछ प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी दी और मानो उनके लिए अपनी चिंता दिखाने के लिए उन्होंने टिप्पणी की, श्री राम मूर्ति, मेरे पास आपके लिए कुछ खुशखबरी है। कुछ सेकंड के लिए उप प्राचार्य के चेहरे पर अस्पष्ट खुशी का आनंद लेने के बाद उन्होंने आगे कहा, मैंने आपके लिए एक सचिव नियुक्त किया है। आप उन्हें टाइपिंग और फाइलिंग जैसे लिपिकीय कार्य सौंप सकते हैं। मैंने इसे एक अस्थायी नियुक्ति के रूप में दिया है। हम बाद में इसे स्थायी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद सर। मैंने अभी तक एक सचिव की मांग नहीं की है क्योंकि कॉलेज का प्रशासनिक खर्च अधिक होगा। लक्ष्मी, जो अंग्रेजी विभाग में काम करती है, मेरे करीबी दोस्त की बेटी है और वह अपने खाली समय में मेरी मदद कर रही है। आपने मुझे एक सचिव नियुक्त किया है। अब लक्ष्मी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे खुशी है कि आपने मेरे कहे बिना यह व्यवस्था की है। यह ठीक है। मेरे डिप्टी प्रिंसिपल के सम्मान में मेरा भी हिस्सा है। 6 महीने के बाद मुझे अपने नए सचिव के प्रदर्शन और आचरण पर एक रिपोर्ट दीजिए, प्रिंसिपल ने कहा और डिप्टी प्रिंसिपल को भेजा। अगले दिन लक्ष्मी ने नवनियुक्त नेल्सन को उपप्राचार्य की सहायता के बारे में समझाया और उसे वे कार्य सौंपे जो वह अपने खाली समय में करती थी। 3 दिनों के बाद प्राचार्य ने चंद्रन और लक्ष्मी को अपने कमरे में आने के लिए कहा। उन्होंने उन दोनों को अपने सामने की 2 कुर्सियों पर कुछ देर के लिए चुपचाप बैठा दिया और तेजी से हाथ में लिए पत्र को पढ़ रहा था। लक्ष्मी को यह हैरान करने वाला लेकिन दिल को आनंद देने वाला था कि प्राचार्य ने उसे और चंद्रन को एक ही समय में बुलाया था, परंतु वह बिना दिखावा किए चुपचाप और नम्रतापूर्वक बैठी रही। चंद्रन प्राचार्य का करीबी था। एल चंद्रन की बेफिक्र मुस्कान से लक्ष्मी समझ गई कि चंद्रन को प्राचार्य से डरने की कोई जरूरत नहीं थी और चंद्रन का प्राचार्य पर वास्तव में बहुत प्रभाव था। प्राचार्य ने लक्ष्मी की ओर देखा और बात करने लगे, मिस लक्ष्मी, अब तक उप प्रिंसिपल को आपकी स्वैच्छिक सहायता के लिए धन्यवाद। अब जब उन्हें एक अलग सचिव नियुक्त किया गया है, तो अब आपके पास वह काम नहीं है। मैंने आपसे यह पूछने के लिए बुलाया था कि क्या आप कॉलेज प्रशासन की मदद कर सकती हैं, किसी और तरीके से, जैसे आपने वाइस प्रिंसिपल की मदद की है। लक्ष्मी ने बड़ी नम्रता से प्राचार्य की ओर देखा, मानो उन्हें बात जारी रखने के लिए कह रही हो। मैंने संघ में प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में और पत्रिका संपादक के रूप में चंद्रशेखर को बहुत सारा काम दिया है।
क्या आप उस काम को जितना संभव हो उतना साझा कर सकती हैं? इससे पहले कि प्रिंसिपल अपना सवाल पूरा कर पाते, चंद्रन ने टोकते हुए कहा, सर, आप मैडम को परेशानी क्यों दे रहे हैं? मैं छात्रों की मदद लूंगा और काम करूंगा। प्राचार्य लक्ष्मी से बात करते समय चंद्रन ने अनिच्छा से लेकिन पूरी तरह से अपनी बात रखी, जैसे कि वह जानता था कि हस्तक्षेप करना गलत था। प्राचार्य थोड़े गुस्से में दिखे और उन्होंने चंद्रन को डांटते हुए कहा, मिस्टर चंद्रशेखर, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में मत रोकिए। अगर मुझे आपकी सलाह की जरूरत होगी तो मैं आपसे सलाह मांगूंगा। फिर बोलिए। इस तथ्य को चंद्रन ने महसूस किया कि उसके सामने जो बैठे थे वे उसका दोस्त मेनन नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसने अपने होंठ काटे और झुक गया, जैसे कि उसने गलती की हो। चंद्रन की अनिच्छा को दूर करने और प्राचार्य के गुस्से को बदलने के लिए अब तक चुप रहने वाली लक्ष्मी ने अपना सिर हिलाकर प्राचार्य के सवाल का जवाब दिया, मैं उनकी मदद करूंगी। प्राचार्य लक्ष्मी से ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, जिसे बहुत संक्षेप में बोलने की आदत थी। उन्होंने लक्ष्मी को यह कहते हुए विदा कर दिया, धन्यवाद, आप जा सकती हैं। लक्ष्मी के बाहर जाने के बाद चंद्रन ने अपना सिर उठाया, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्राचार्य की ओर देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही श्री मेनन ने अगला पत्र पढ़ा और हस्ताक्षर किया, उन्होंने चंद्रन की ओर देखे बिना उससे पूछा, चंद्रा, क्या तुम अब संतुष्ट हो? पहली बार श्री मेनन ने चंद्रन को तुम लगा के संबोधित किया। चंद्रन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे आपको 2 बार धन्यवाद देना चाहिए। प्रिंसिपल ने अब उसके चेहरे की ओर देखा और उसका मतलब न समझते हुए पूछा, 2 बार क्यों? चंद्रन ने अपने मन की बात बताई, आपने 2 तरह से मेरी मदद की है। प्राचार्य ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और दिखाया कि वे उससे अधिक चतुर थे। मेरे लिए 2 बार धन्यवाद पर्याप्त नहीं है, मुझे इसे 3 बार कहना होगा। क्या तुम जानते हो कि तीसरी बार कब है? अब चंद्रन मानो प्राचार्य से हार गया हो, उत्सुकता से उनकी ओर देखा और पूछा, कब? जब मैं तुम्हारी शादी की बधाई देने आता हूँ। उसे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी सलाह देता हूँ। लक्ष्मी एक अल्पभाषी लड़की लगती है। जल्दबाजी मत करो, सावधान रहो। प्रिंसिपल ने बात खत्म की और चपरासी को बुलाने के लिए कॉलिंग बेल दबा दी। चंद्रन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। हालांकि लक्ष्मी राजेश्वरी की तरह गोरी नहीं थी, फिर भी उसका शरीर सुगठित था। लक्ष्मी का रंग काला या लाल नहीं कहा जा सकता था। वह धीमी आवाज में सभी से दयालुता से बात करती थी और अपने लिए आकर्षण और गरिमा की तलाश करती थी। कुछ महिलाओं की तरह पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से बात करने और हंसने की आदत उसे नहीं थी। हालांकि वह अपने साथी शिक्षकों और छात्रों के करीब थी, लेकिन वह किसी भी तरह से उनकी नकल नहीं करती थी। लक्ष्मी पुरुषों के प्रति आदर भाव से बोलती थी और किसी की उपेक्षा नहीं करती, लेकिन उसने यह आभास दिया कि उसे किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं थी। वह शुरू से ही चंद्रन की प्रतिभा को महत्व देती थी।
लेकिन शुरुआती दिनों में वह उसके करीब नहीं जाना चाहती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि चंद्रन और राजेश्वरी का प्यार कब शुरू हुआ और कब परवान चढ़ गया। हालांकि उस समय लक्ष्मी के मन में चंद्रन पर कब्जा करने के लिए राजेश्वरी से प्रतिस्पर्धा करने का कोई विचार नहीं था। भले ही चंद्रन राजेश्वरी का प्यार शादी में खत्म हो गया, तो भी लक्ष्मी ने बिना किसी पछतावे के अंग्रेजी विभाग में काम किया होगा। जब राजेश्वरी की शादी कहीं और हो गई, तो चंद्रन ने उदारतापूर्वक अपना हार स्वीकार कर लिया, राजेश्वरी के प्रति विनम्रता से व्यवहार किया, कॉलेज में पिछले वर्ष की कठिनाइयों के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, नए प्रिंसिपल के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया और अपना प्रभाव फिर से स्थापित किया। ये सब देखकर लक्ष्मी चंद्रन की ओर आकर्षित हो गई। सबकी उम्मीद थी कि अब जब राजेश्वरी शादीशुदा हो गई तो चंद्रन को दूसरी लड़की से प्यार हो जाएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि परिस्थितियों के कारण वह लड़की लक्ष्मी हो सकती है। लक्ष्मी ने हंसते हुए अन्य शिक्षकों से कहा, मैं यह सब नहीं होने दूंगी। फिर भी उसके मन ने उससे कहा कि यदि चंद्रन उसका सम्मान करेगा और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करेगा, तो वह इसके बारे में सोच सकती है। चंद्रन और लक्ष्मी ने कक्षा के बाहर एक साथ काम करके और कभी-कभी काम के बाहर की चीजों के बारे में बात करके एक प्यारी दोस्ती विकसित की। चंद्रन और लक्ष्मी प्राचार्य की व्यवस्था पर एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के सामने बैठकर धीमी आवाज में हंस रहे थे। राजेश्वरी को, जो दूर से इसे देख रही थी, एक असहनीय दिल का दर्द हुआ। चंद्रन ने ठान लिया था कि वह किसी तरह राजी को अपने दिल से निकाल देगा और दूसरी लड़की को उस जगह लाएगा। वह खुश था कि वह लड़की लक्ष्मी थी। राजी 4 महीने की गर्भवती थी। गर्भ में पल रहा बच्चा उसे समय पर खुशी देता रहा। उसके साथी शिक्षक उसे चिढ़ाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन राजी के दिल में चंद्रन दर्द दे रहा था। चंद्रन न केवल राजी को नजरअंदाज और तिरस्कृत किया, बल्कि चंद्रन राजी के ठीक सामने किसी अन्य महिला के प्रति प्रतिबद्ध हो रहा था, तो राजी आग में फंसे कीड़े की तरह छटपटाने लगी। चंद्रन द्वारा दिए गए दर्द ने गर्भ में पल रहे बच्चे द्वारा दिए गए आनंद को हरा दिया। परिणाम खराब स्वास्थ्य के कारण राजेश्वरी ने डॉक्टर की सलाह पर छुट्टी ले ली। वह 2.5 महीने तक कॉलेज नहीं आई। नागेश के माध्यम से चंद्रन को खबर मिली कि राजी को गर्भपात हो गया। खबर सुनकर चंद्रन को राजी पर कोई दया नहीं आई। चंद्रन के मन में राजी के प्रति जो प्यार और वासना बची थी वह अभी भी कम नहीं हुई थी। हालांकि लक्ष्मी चंद्रन से रोज बात करती थी, लेकिन वह चंद्रन के प्यार को नहीं समझती थी और उसके अनुसार कार्य नहीं करती थी। यद्यपि लक्ष्मी के आचरण में कोई द्वेष या उदासीनता नहीं थी। जब राजी वापस कॉलेज आने लगी और उसे देखा तो चंद्रन के दिल में फिर तूफान उठने लगा। उसे लगा कि तूफान को शांत करने का एकमात्र तरीका लक्ष्मी को अपना बनाना है। चंद्रन के मन में यह विचार प्रबल हुआ कि उसे मानव जीवन में सफल होने के लिए एक महिला का अंतरंग संबंध आवश्यक है। उसने विवाह, पति पत्नी के रिश्ते की उन औपचारिकताओं को अस्थायी रूप से स्वीकार करने का फैसला किया जिनसे उसे अब तक नफरत थी।
उसे एहसास हुआ कि अगर उसे समाज को हराना है तो उसे समाज के साथ कम से कम आधी दूरी तक सफर करना होगा। कॉलेज में कई लोगों को उम्मीद थी कि चंद्रन और लक्ष्मी को प्यार हो जाएगा और प्यार का अंत शादी में होगा। चंद्रन ने उन दोस्तों को व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया जिन्होंने उससे इस बारे में पूछा था, मैं आपको जल्द ही अच्छी खबर सुनाऊंगा। लक्ष्मी उस इच्छा को व्यक्त नहीं करना चाहती थी जो उसकी आत्मा के किसी कोने में अंकुरित हो रही थी जब तक कि उससे चंद्रन अपने प्यार के बारे में बोलना शुरू नहीं किया। लक्ष्मी ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही तय कर लिया था कि अगर उसे वह लड़का पसंद आएगा जो उससे बेहद प्यार करता है तो वह शादी करेगी और अगर नहीं तो वह शादी नहीं करेगी। लेकिन उसने किसी भी पुरुष से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करने जैसा व्यवहार नहीं किया। एक दिन चंद्रन, जैसी लक्ष्मी अपने मन में चाहती थी, बोलने लगा। मैम, इस कॉलेज, पत्रिका, यूनियन, प्रशासन के लिए मैं काम करते करते और इसमें डूबे रहने से थक गया हूँ। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। वह रुक गया। इन 3 महीनों के दौरान लक्ष्मी में चंद्रन से बिना झिझक और जीवंतता से बात करने की आदत और साहस विकसित हो गया। बदलाव आपको स्वयं ढूंढना होगा। यूएसए से पार्सल में नहीं आएगा। चंद्रन थोड़ा मुस्कुराया और काम पर लग गया। कुछ दिनों के विराम के बाद चंद्रन ने आगे कहा, मैम, आपने कहा था कि हमें बदलाव की तलाश खुद करनी चाहिए और मैंने इसके बारे में सोचा। कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी ने चंद्रन से फिर से पूछा, क्या सही नहीं लग रहा है? चंद्रन ने लक्ष्मी को फिर से भ्रमित कर दिए बदलाव। लक्ष्मी ने चंद्रन की उलझन को बढ़ने नहीं दिया और मार्गदर्शन करने लगी, आप क्या बदलाव चाहते हैं? चंद्रन ने अपनी मनस्थिति को गंभीरता से समझाया जिसे मैं अब तक एक उपद्रव के रूप में खारिज कर रहा था। उसी को मैंने अब स्वीकार करने का फैसला किया है। मेरा मन उसे चाहता है। प्रोफेसर आ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। लक्ष्मी ने चंद्रन को रोका। हालांकि प्रोफेसर के आने से चंद्रन चिढ़ गया, लेकिन लक्ष्मी के शब्दों से उसे समझ आ गया कि लक्ष्मी को इस बातचीत में दिलचस्पी है। फिर हम बात करेंगे। इससे उसे खुशी मिली। 2 दिन बाद अकेले में चंद्रन ने कहना शुरू किया, मैम, क्या आपको याद है कि आपने कहा था फिर हम बात करेंगे? उसके चेहरे पर लालसा और क्रोध झलक रहे थे। यस, यस, याद है। वह किसके बारे में था? चंद्रन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, एडम और उसकी टूटी हुई पसली का मामला है। यह सब सुनकर उनकी बातचीत को रोकने के लिए राजी ने मेज की दराज को जोर से बंद कर दिया और फिर से वही दराज खोलकर उसमें से कोई किताब निकालकर पढ़ने लगी। चंद्रन और लक्ष्मी ऐसे बात करते रहे जैसे उन्हें ध्यान ही न हो कि राजी क्या कर रही थी। वे दोनों जानते थे कि राजी की मनोदशा कैसी होगी, लेकिन उनमें से कोई भी राजी के लिए अपने भावी जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को टालना नहीं चाहता था। ठीक है, आपकी कहानी में एडम कौन है? लक्ष्मी चंद्रन की गति में आने लगी। जैसे ही उसने सोचा कि वह क्षण जिसके लिए वह तरस रही थी वह करीब आ रहा था,
उसने खुद को साहसी महसूस किया। चंद्रन ने झूठे क्रोध के साथ युवावस्था की अधीरता दिखाई। एडम कौन है? एक लाचार आदमी जिसे चंद्रन कहा जाता है। अनियंत्रित रूप से हंसते हुए लक्ष्मी तिरछी नजर डाल के चंद्रन के चेहरे पर भाव देखना चाहती थी जब वह अपने अगले सवाल का जवाब देता था, क्या मैं जान सकती हूँ कि वह पसली कौन है? चंद्रन ने गुस्से के साथ लक्ष्मी की ओर देखा और तनावपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, पत्थर की छाती वाली महिला जो मुझे सारी रात नींद हराम कर देती है और अपनी यादों से मुझे पूरे दिन पागल बनाती है। हालांकि इस बात से निराश होकर कि चंद्रन बिना कोई सीधा उत्तर दिए खिसक जाता था, लक्ष्मी उसे अकेला नहीं छोड़ती। क्या उस पत्थर की छाती वाली महिला को कोई नाम नहीं है? चंद्रन के जवाब ने लक्ष्मी को फिर निराश किया। घर में उसका कोई और नाम है, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके लिए उपयुक्त नाम पत्थर की छाती वाली है। जैसे ही घंटी बजी, अन्य शिक्षक लोग कमरे में आने लगे। हालांकि चंद्रन और लक्ष्मी ने अपनी बातचीत के बारे में किसी को नहीं बताया, बात राजी के माध्यम से साथी शिक्षकों और छात्रों के बीच गुप्त रूप से फैल गई। अगले 3 दिनों तक चंद्रन अपने चेहरे पर गंभीर भाव लेकर अपना काम करता रहा। लक्ष्मी ने कुछ पूछा तो उसने बिना उसका चेहरा देखे उत्तर दे दिया। लक्ष्मी अब अपनी उत्तेजना और इच्छा को रोक नहीं सकी और जब वह और चंद्रन अकेले थे तो वह खुद बोलने लगी, मिस्टर चंद्रा, क्या आप कृपया अपने गुस्से पर काबू पाकर 1 मिनट के लिए मेरी ओर देख सकते हैं? चंद्रन जानता था कि अगर वह लक्ष्मी को देखेगा तो उसका क्रोधित रूप मुस्कान में बदल जाएगा। जब लक्ष्मी ने पहली बार चंद्र पुकारा, उसने चंद्रन की छाती छू ली। जब लक्ष्मी ने पूछा, क्या आप कृपया अपने गुस्से पर काबू पाकर 1 मिनट के लिए मेरी ओर देख सकते हैं? तो चंद्रन को ऐसा लगा, क्या आप अपनी रवैया बदलकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? चंद्रन ने ऊपर देखा। लक्ष्मी का चेहरा, जो शुरू में शांत और नम्र था, चंद्रन के करीब पहुंचने के बाद उदासीन और मुस्कुरा रहा था। अब लालसा और दयनीय लग रहा था। उसकी आंखों में भी हल्की सी मुस्कान के साथ वही भाव झलक रहे थे। अब लक्ष्मी चंद्रन की मनोदशा को अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि चंद्रन कभी भी उसे सीधे आई लव यू नहीं कहेगा और जीवन भर उसे प्रताड़ित करेगा। लक्ष्मी दूसरी राजी बनकर अपना जीवन नारकीय पीड़ा में नहीं बिताना चाहती। आधे मिनट तक अपनी आंखों से अपनी चाहत व्यक्त करने के बाद लक्ष्मी ने अपने होंठ खोलकर एक छोटा सीधा सवाल पूछा, क्या मैं पत्थर की छाती वाली हूँ? चंद्रन का मन हुआ कि लक्ष्मी के कर्कश प्रश्न पर कुछ न कहने की बजाय उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन दोनों के बीच की टेबल ने उन्हें रोक दिया। चंद्रन ने अपने दाहिने हाथ से लक्ष्मी का दाहिना हाथ लिया, उसे अपने होठों से लगाया और एक चुंबन दिया। लक्ष्मी की नजरें जमीन पर थीं। लक्ष्मी ने अपना हाथ नहीं हटाया। चुंबन के बाद चंद्रन ने धीरे से लक्ष्मी का हाथ मेज पर रख दिया। दोनों के शरीर में आनंद की अनुभूति फैल गई। इसका आनंद लेने के बाद लक्ष्मी बोली जैसे कि रोने वाली हो, बस एक अनुरोध चंद्रा, जैसे आपने राजी को नजरअंदाज किया,
वैसे मुझे नजरअंदाज मत करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसकी आंखों में आंसू आ गया। लक्ष्मी ने उसे अपने बाएं हाथ की उंगलियों से पोंछ दिया। निःसंकोच, साहसपूर्वक स्वयं को उसके प्रति समर्पित करते हुए लक्ष्मी ने जो कुछ कहा, उन शब्दों ने चंद्रन को ऐसा दर्द दिया मानो एक साथ सैकड़ों बाणों से उसका हृदय घायल हो गया। फिर भी उसने संयम रख के जवाब दिया, लक्ष्मी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तुम्हें सम्मान के साथ रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मुझ पर विश्वास करो। कृपया मुझ पर विश्वास करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, कोई आ रहा है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, लक्ष्मी ने कहा और चली गई। 1 मिनट रुको, लक्ष्मी। तुमने मुझे राजी की उपेक्षा करने के लिए दोषी ठहराया। उस अपराध के लिए जो भी सजा दी जाएगी, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आज राजी की पीड़ा के लिए चंद्रन भी जिम्मेदार है। मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन केवल चंद्रन नहीं, यह पूरा समाज जिम्मेदार है। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, चंद्रन की आंखों से फिर से आंसू आए, जो उसके गालों पर बह रहे थे। ठीक है, अब आप क्यों इसके लिए रो रहे हैं? आंसू पोंछिए। चंद्रन को डांटकर लक्ष्मी पुस्तकालय चली गई। चंद्रन ने अपनी आंखें पोंछीं और समय के निर्णय का इंतजार करें शीर्षक से अपना आधा लिखा निबंध लिखना जारी रखा। पूरा नहीं हुआ दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।